सोचिए, आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, वाईफाई, रेडियो, मोबाइल फोन, ये सब हवा में तैरती अदृश्य तरंगों मतलब फ्रीक्वेंसी पर चलता है। और फ्रीक्वेंसी की इकाई है हर्ट्ज। लेकिन क्या हो अगर हम बताएं कि जिस आदमी के नाम पर ये इकाई रखी गई, उसे अपनी सबसे बड़ी खोज, जिसने हमारी दुनिया ही बदल दी, बिल्कुल बेकार लगती थी। आज हम उसी वैज्ञानिक हाइनरिक हर्ट्ज की कहानी की गहराई में उतरेंगे। और ये सिर्फ एक वैज्ञानिक की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो सिर्फ जवाब नहीं बल्कि स्पष्टता खोज रहा था। हमारे स्रोत हर्ट्ज के जीवन और उनके काम पर लिखे गए कई लेख और शोध पत्र हैं जो उनकी प्रतिभा के साथ साथ उनके शानदार चरित्र पर भी रोशनी डालते हैं। तो चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं। कहानी शुरू होती है 19वीं सदी के जर्मनी से। एक नौजवान छात्र हाइनरिक हर्ट्ज बर्लिन विश्वविद्यालय में काम कर रहा था, और वो भी उस वक्त के महान भौतिक शास्त्री हर्मन वॉन हेल्महोल्ट्ज के साथ। हाँ, और हेल्महोल्ट्ज ने इस लड़के की प्रतिभा को आप कह सकते हैं कि तुरंत पहचान लिया। उन्होंने 21 साल के हर्ट्ज के सामने एक चुनौती रखी, एक ऐसा सवाल जिस पर उस दौर के बड़े बड़े वैज्ञानिक सिर खपा रहे थे। सवाल था, क्या बिजली में जड़ता होती है? मतलब क्या इलेक्ट्रिक करंट का अपना कोई वजन, कोई द्रव्यमान होता है? एक मिनट, ये सवाल इतना जरूरी क्यों था? मेरा मतलब है, आज तो हमें पता है कि करंट इलेक्ट्रॉन्स का बहाव है और इलेक्ट्रॉन्स का द्रव्यमान होता है। उस समय क्या अलग था? यही तो दिलचस्प बात है। देखिए, ये जे थॉमसन की इलेक्ट्रॉन की खोज से भी लगभग 20 साल पहले की बात है। उस समय कोई जानता ही नहीं था कि करंट असल में है क्या वो कोई वजन रहित तरल पदार्थ है, या कोई ऊर्जा है, या फिर बहुत छोटे कणों का बहाव। तो ये साबित करना कि बिजली का द्रव्यमान है, वो भौतिकी की पूरी समझ को बदल सकता था। अच्छा, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल था, और बर्लिन विश्वविद्यालय ने इसका जवाब खोजने वाले के लिए पुरस्कार भी रखा था। हाँ, हर्ट्ज ने क्या किया फिर? हर्ट्ज इस चुनौती में कूद पड़े। 1 साल की कड़ी मेहनत और बेहद सटीक प्रयोगों के बाद उन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर इलेक्ट्रिक करंट का कोई द्रव्यमान है भी, तो वो इतना ज्यादा कम होना चाहिए कि उसे मापा नहीं जा सकता। और वैसे उनका जो अनुमान था वो आज के इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बहुत करीब था, बिना ये जाने के इलेक्ट्रॉन होता भी है। कमाल है। और इस काम के लिए उन्हें 1879 में विश्वविद्यालय का गोल्ड मेडल मिला। इसी दौरान उन्होंने अपने परिवार को एक खत में कुछ ऐसा लिखा जो उनके पूरे नजरिए को दिखाता है। उन्होंने लिखा, मैं बता नहीं सकता कि दूसरों से और सिर्फ अपने लिए सीखने के बजाय सीधे प्रकृति से अपने और दूसरों के लिए ज्ञान प्राप्त करने में मुझे कितनी ज्यादा संतुष्टि मिलती है। बिल्कुल, ये लाइन उनके किरदार का सार है। वो कोई किताबी कीड़ा नहीं थे, वो सीधे प्रकृति से सवाल पूछना चाहते थे, बिना किसी बिचौलिए के। गोल्ड मेडल जीतने के बाद उनके गुरु हेल्महोल्ट्ज ने उन्हें एक और भी बड़ी चुनौती दी, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल के विद्युत चुंबकत्व के सिद्धांत को प्रयोगों से साबित करना। मैक्सवेल ने गणित के आधार पर यह भविष्यवाणी की थी कि अदृश्य विद्युत चुंबकीय तरंगें मौजूद होनी चाहिए जो प्रकाश की गति से चलती हैं। लेकिन ये सिर्फ कागज पर था। और यहाँ कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। हर्ट्ज ने ये प्रोजेक्ट लेने से साफ मना कर दिया। क्या? दुनिया को बदलने वाली इस खोज को उन्होंने शुरुआत में ना कह दिया था? क्यों? क्या उन्हें मैक्सवेल के सिद्धांत पर भरोसा नहीं था, या ये सिर्फ एक युवा वैज्ञानिक का आत्मविश्वास कम होना था? ये आत्मविश्वास की कमी नहीं थी, ये जबरदस्त ईमानदारी थी। उन्हें लगा कि उस भविष्यवाणी को सच साबित करने के लिए जो उपकरण चाहिए होंगे उन्हें बनाना लगभग नामुमकिन होगा। वो ऐसा काम हाथ में लेना ही नहीं चाहते थे जिससे वो पूरी तरह से अंजाम न दे सकें। इसके बजाय उन्होंने एक दूसरे विषय, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, पर अपनी थीसिस लिखी और सिर्फ 23 साल की उम्र में अपनी पीएचडी पूरी कर ली। लेकिन मैक्सवेल के वो समीकरण उनके दिमाग में कहीं ना कहीं अटके रहे, है ना? बिल्कुल। कील विश्वविद्यालय में लेक्चरर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने मैक्सवेल के समीकरणों को फिर से पढ़ा, उनकी तुलना उस समय के दूसरे सिद्धांतों से की, और वो इस नतीजे पर पहुंचे कि मैक्सवेल का सिद्धांत ही सबसे ज्यादा तार्किक और दमदार था। उन्होंने मैक्सवेल के जटिल समीकरणों को सरल बनाया और उन्हें एक ज्यादा सुविधाजनक रूप में ढाला जिसे आज भी छात्र इस्तेमाल करते हैं। तो भले ही वो प्रयोग नहीं कर रहे थे, लेकिन वो सैद्धांतिक रूप से जमीन तैयार कर रहे थे। और फिर वो पल आया जब जमीन तैयार हो चुकी थी। साल था 1886। हर्ट्ज अब कार्लसरूहे विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, और उन्होंने ये यूनिवर्सिटी खास तौर पर इसलिए चुनी थी क्योंकि वहाँ की प्रयोगशालाएं बहुत अच्छी थीं।
अब उन्होंने उस चुनौती को स्वीकार करने का फैसला किया जिसे उन्होंने सालों पहले छोड़ दिया था। हाँ, और जिस उपकरण से उन्होंने दुनिया बदली, वो सुनकर हैरानी होती है कि कितना सरल था। इसे ऐसे समझिए कि उन्होंने एक ट्रांसमीटर बनाया। इसमें पॉलिश की हुई पीतल की 2 घुंडियां थीं, जिनके बीच एक छोटी सी खाली जगह थी, जिसे स्पार्क गैप कहते हैं। मुझे ये थोड़ा और आसान भाषा में समझाइए, ये स्पार्क गैप काम कैसे करता था? इसे ऐसे सोचिए कि बिजली एक नदी की तरह बह रही थी और हर्ट्ज ने बीच में एक छोटी सी खाई, मतलब स्पार्क गैप, बना दी। जब बहुत ज्यादा वोल्टेज वाली बिजली इस खाई को पार करने के लिए कूदती थी, तो एक जोरदार चिंगारी पैदा होती थी। हर्ट्ज का सिद्धांत ये था कि बिजली का ये कूदना, ये कंपन अपने चारों ओर जैसे पानी में लहरें उठती हैं, वैसे ही हवा में भी लहरें पैदा करेगा। मैक्सवेल के अनुसार यही अदृश्य लहरें विद्युत चुंबकीय तरंगे थीं। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। तो ये तो हो गया ट्रांसमीटर। इन तरंगों को पकड़ने के लिए, यानी रिसीवर के लिए, उन्होंने क्या किया? और भी सरल चीज, बस एक तांबे के तार का गोला, एक लूप, जिसके दोनों सिरों के बीच भी एक बहुत छोटा सा गैप था। कोई बैटरी नहीं, कोई पावर सोर्स नहीं, सिर्फ एक तार का गोला। और फिर वो पल आया होगा, प्रयोगशाला में अंधेरा, उपकरणों की भिनभिनाहट। क्या हुआ जब उन्होंने ट्रांसमीटर चालू किया? वही हुआ जिसकी मैक्सवेल ने भविष्यवाणी की थी और जिसकी हर्ट्ज को उम्मीद थी। जैसे ही ट्रांसमीटर में चिंगारी कौंधी, लगभग 1.5 मीटर दूर रखे रिसीवर के छोटे से गैप में भी एक नन्ही सी चिंगारी चमक उठी। वाह, मतलब बिना किसी तार के, सिर्फ हवा के जरिए। उस समय के लिए तो ये किसी जादू से कम नहीं लगा होगा। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि उस लैब में कैसा माहौल होगा। वो एक छोटी सी चिंगारी, लेकिन वो सब कुछ थी। वो सब कुछ थी। वो भौतिकी के इतिहास का एक निर्णायक क्षण था। पहली बार एक इंसान ने जानबूझकर विद्युत चुंबकीय तरंगें पैदा की और उन्हें दूसरी जगह पर पकड़ा। अदृश्य दृश्य बन गया था। हर्ट्ज ने रेडियो तरंगों की खोज कर ली थी। उस समय इन्हें हर्ट्जियन तरंगे कहा जाता था। लेकिन सिर्फ तरंगे पैदा कर देना ही काफी नहीं था। उन्हें ये भी तो साबित करना था कि ये वही तरंगे हैं जिनके बारे में मैक्सवेल बात कर रहे थे, है ना? कि ये प्रकाश की तरह ही बर्ताव करती हैं। बिल्कुल। और अगले 3 साल उन्होंने इसी काम में लगा दिए। उन्होंने एक के बाद एक शानदार प्रयोग किए। उन्होंने दिखाया कि ये तरंगें प्रकाश की गति से चलती हैं। फिर उन्होंने दिखाया कि इन तरंगों को प्रकाश की तरह ही परावर्तित किया जा सकता है। कैसे? मेरा मतलब है, आप अदृश्य चीज को कैसे परावर्तित कर सकते हैं? बहुत ही चतुराई से। उन्होंने एक बड़ी सी जस्ते की शीट को दीवार पर लगा दिया। ये एक आईने की तरह काम कर रही थी। जब उन्होंने ट्रांसमीटर से तरंगे उस शीट की तरफ भेजी, तो उन्होंने पाया कि तरंगे उससे टकराकर वापस आ रही थी। ठीक वैसे ही जैसे एक टॉर्च की रोशनी आईने से टकराकर वापस आती है। और अपवर्तन का क्या? जैसे पानी में रखने पर पेंसिल मुड़ी हुई दिखती है। उसके लिए उन्होंने डामर का एक बहुत बड़ा प्रिज्म बनाया। जब उन्होंने रेडियो तरंगों को उस प्रिज्म से गुजारा, तो उन्होंने देखा कि तरंगें अपना रास्ता बदल रही थी। ठीक वैसे ही जैसे प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरने पर मुड़ जाता है। इन प्रयोगों से उन्होंने बिना किसी शक की ये साबित कर दिया कि रेडियो तरंगे और प्रकाश दोनों एक ही परिवार का हिस्सा हैं, बस उनकी फ्रीक्वेंसी अलग-अलग है। और इसी दौरान एक और बड़ी खोज हुई, वो भी लगभग गलती से, है ना? हाँ, और यहाँ हर्ट्ज का असली चरित्र सामने आता है। उन्होंने देखा कि जब रिसीवर को एक अंधेरे बक्से में रखा जाता है, तो उसमें पैदा होने वाली चिंगारी की लंबाई कम हो जाती है, वो कमजोर हो जाती है। कोई और वैज्ञानिक शायद इसे नजरअंदाज कर देता, इसे प्रयोग में हुई कोई गड़बड़ी मान लेता। बिल्कुल। लेकिन हर्ट्ज हर छोटी से छोटी चीज के तह तक जाना चाहते थे। उन्हें जानना था कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने और जांच की तो पाया कि अगर रिसीवर की चिंगारी पर पराबैंगनी मतलब अल्ट्रावायलेट प्रकाश डाला जाए, तो चिंगारी ज्यादा मजबूत और लंबी हो जाती है। एक मिनट, इसका मतलब ये है कि रोशनी सिर्फ चीजों को रोशन नहीं करती, बल्कि वो असल में धातु से कुछ बाहर निकाल सकती है या बिजली के प्रवाह में मदद कर सकती है। ये तो भौतिकी के नियमों को हिला देने वाली बात थी। ये सोचना कि प्रकाश में धक्का देने की ताकत हो सकती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज थी। हर्ट्ज ने पाया कि जब उन्होंने ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच कांच का पैनल रखा जो यूवी प्रकाश को सोख लेता है, तो चिंगारी फिर से छोटी हो गई। लेकिन जब क्वार्ट्ज का पैनल इस्तेमाल किया जो यूवी को नहीं सोखता, तो कोई असर नहीं हुआ। हर्ट्ज ने इस घटना की रिपोर्ट तो की, लेकिन वो ये समझ नहीं पाए कि ऐसा क्यों हुआ।
ये काम बाद में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया और इसी खोज ने क्वांटम मैकेनिक्स की नींव रखी। तो एक बड़ी खोज करते करते उन्होंने एक और मौलिक भौतिक घटना की नींव रख दी। ये दिखाता है कि उनका दिमाग कितना खुला और जिज्ञासु था। और उनकी ये जिज्ञासा सिर्फ प्रयोगशाला तक सीमित नहीं थी। तरंगों को साबित करने के बाद भी उनका दिमाग शांत नहीं हुआ। उनकी ये तलाश सिर्फ ये जानने के लिए नहीं थी कि चीजें कैसे काम करती हैं, बल्कि ये कि हम उन्हें सबसे साफ और सरल तरीके से समझ कैसे सकते हैं। यही सोच उनकी आखिरी और शायद सबसे गहरी किताब का आधार बनी। आप उनकी किताब द प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिक्स की बात कर रही हैं, जो उनकी मृत्यु के बाद छपी। उसमें ऐसा क्या खास था? उसमें उन्होंने एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार सामने रखा। उनका लक्ष्य था न्यूटन के बल यानी फोर्स की अवधारणा को भौतिकी से हटा देना। न्यूटन के बल को? F = ma तो भौतिकी की नींव है, वो उसे क्यों हटाना चाहते थे? क्योंकि हर्ट्ज को लगता था कि बल एक अस्पष्ट, एक धुंधला विचार है। आप उसे सीधे तौर पर देख या माप नहीं सकते, आप सिर्फ उसका असर देखते हैं। उनके लिए ये एक काल्पनिक बिचौलिया था। वो एक ऐसी यांत्रिकी बनाना चाहते थे जो सिर्फ उन चीजों पर आधारित हो जिन्हें आप सीधे माप सकते हैं: स्थान, समय और द्रव्यमान। ये सिर्फ समीकरणों को साफ करना नहीं था, ये भौतिकी की सोच को ही साफ करना था। तो ये उनके व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है। वो अपनी प्रयोगशाला में भी अस्पष्टता को हटा रहे थे और अपने सिद्धांतों में भी। वो एक तरह से शो मी डोंट टेल मी वाले वैज्ञानिक थे। बिल्कुल सही। और उनके इस विचार का असर भौतिकी से भी आगे तक गया। बाद में लुडविग विटकिंस्टाइन जैसे महान दार्शनिकों ने भाषा और वास्तविकता के बीच के रिश्ते को समझने के लिए हर्ट्ज के विचारों का इस्तेमाल किया। तो अब हम उस शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं। एक आदमी जिसने हमारी पूरी वायरलेस दुनिया की नींव रखी, जो भौतिकी की सबसे गहरी सच्चाइयों को समझना चाहता था, उसने अपनी सबसे बड़ी खोज के बारे में ऐसा क्यों कहा? हाँ, जब छात्रों और पत्रकारों ने उनसे उनकी खोज के व्यवहारिक उपयोगों के बारे में पूछा, तो हर्ट्ज का मशहूर जवाब था। उन्होंने कहा, इसका कोई उपयोग नहीं है। ये सिर्फ एक प्रयोग है जो साबित करता है कि उस्ताद मैक्सवेल सही थे। हमारे पास बस ये रहस्यमयी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन वे हैं। और जब एक छात्र ने पूछा, तो आगे क्या? उन्होंने बस कंधे उचका दी और कहा, कुछ नहीं, मेरा अंदाजा है। क्या ये सिर्फ विनम्रता थी या फिर उस समय के सबसे प्रतिभाशाली दिमागों में से एक की तरफ से दूरदर्शिता की थोड़ी कमी थी? ये एक बेहतरीन सवाल है। मेरे हिसाब से ये दूरदर्शिता की कमी नहीं, बल्कि एक शुद्ध वैज्ञानिक और एक इंजीनियर के बीच का फर्क था। हर्ट्ज एक शुद्ध वैज्ञानिक थे। उनके लिए सबसे बड़ी जीत प्रकृति के एक नियम को समझना और साबित करना था। वो काम पूरा हो चुका था। उस ज्ञान का इस्तेमाल करके टेलीग्राफ या रेडियो बनाना वो एक इंजीनियर का काम था, जो बाद में मार्कोनी और दूसरे लोगों ने किया। हर्ट्ज का ध्यान व्यावसायिक अनुप्रयोगों पर था ही नहीं। उनकी विनम्रता की और भी कहानियां हैं, है ना? बहुत है। एक बार जब उनसे उनके एक चित्र को एक प्रमुख स्थान पर लगाने के लिए कहा गया, तो उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि उनके थोड़े से काम के लिए ये बहुत जल्दी है। वो इंतजार करना चाहते थे ये देखने के लिए कि क्या उनके काम को मिली प्रशंसा समय की कसौटी पर खरी उतरती है। और ये विनम्रता उनके एक सहायक फिलिप लेनार्ड के बिल्कुल विपरीत थी, जिसका बाद में एक बहुत ही दुखद अंत हुआ। हाँ, ये इतिहास का एक स्याह पन्ना है। लेनार्ड शुरू में हर्ट्ज का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन हर्ट्ज की दुखद और असामयिक मृत्यु के बाद लेनार्ड धीरे धीरे कड़वाहट से भर गए। उन्हें लगा कि कैथोड किरणों पर उनके काम का श्रेय उन्हें नहीं मिला। बाद में वो नाजी विचारधारा से जुड़ गए और हर्ट्ज के काम की यहूदी विरोधी आलोचना करने लगे, ये जानते हुए कि हर्ट्ज के पिता का परिवार यहूदी था। ये सुनना भी कितना भयानक है। लेकिन ये हर्ट्ज के चरित्र को और भी महान बना देता है। जहां लेनार्ड व्यक्तिगत महिमा और घृणित विचारधाराओं में खो गए, वहीं हर्ट्ज हमेशा सच्चाई और ज्ञान की खोज में लगे रहे। समय ने साबित कर दिया कि हर्ट्ज का चरित्र उनकी खोजों की तरह ही स्थायी और महान था। तो हाइनेक हर्ट्ज सिर्फ फ्रीक्वेंसी की एक इकाई नहीं है, वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अदृश्य को देखने योग्य बनाया, सिद्धांत को वास्तविकता में बदला और हमारी पूरी आधुनिक तकनीकी दुनिया की नींव रखी। और ये सब उन्होंने गहरी विनम्रता और वैचारिक स्पष्टता की जिद के साथ किया। और ये हमें आज के लिए एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल पर छोड़ जाता है। हर्ट्ज ने भौतिकी के अपने सिद्धांतों में सिर्फ सही होने पर नहीं, बल्कि वैचारिक स्पष्टता पर भी जोर दिया। वो खाली मान्यताओं और अस्पष्ट विचारों को हटाना चाहते थे। आज के युग में जहां एआई और जटिल एल्गोरिदम्स हमें बहुत सटीक जवाब तो दे सकते हैं, लेकिन वे उस जवाब तक कैसे पहुंचे,
ये अक्सर एक ब्लैक बॉक्स होता है जिसे हम समझ नहीं पाते। तो सवाल ये है, क्या विज्ञान और तकनीक में किसी मॉडल का सिर्फ काम करना ही काफी है, या हमें हर्ट्ज की तरह ये मांग करनी चाहिए कि हम उसे सबसे स्पष्ट और सरल शब्दों में समझें भी? क्या जवाब ज्यादा जरूरी है या जवाब तक पहुंचने की समझ?